नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत किया हुआ है यूपीएससी डेली एमसीक्यूज़ की। तो उसी के बेस पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट स्कीम्स एम्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करने की बात कही है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीएम स्वच्छ, ऑप्शन बी पीएम प्रणाम, ऑप्शन सी पीएम हेल्थ और ऑप्शन डी पीएम ग्रामीण। देखिए, अब यहाँ पे पीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यह तय कर सकते हैं कि यह कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है वहीं पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर किसान योजना, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमें यहाँ पे सही जवाब ढूंढना है। जो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पीएम प्रणाम स्कीम। ठीक है, अब पीएम प्रणाम स्कीम क्या है उसके बारे में अगर हम देख लेते हैं, तो पीएम प्रणाम स्कीम को हाल ही में CCEA यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है। इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द पीएम प्रणाम स्कीम। तो हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो भूमि है, उस ज़मीन को हमें बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए प्रेरित करना है। हमारे किसान भाइयों को बायो फर्टिलाइज़र के लिए प्रेरित करना है और हमें केमिकल फर्टिलाइज़र को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, उसका रिड्यूस करना है, क्योंकि आपको पता है कि जितना हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उतना ही हमारी फर्टिलिटी के बेस पे और लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे हमें नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है पीएम प्रणाम, जिसका पूरा नाम होता है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नोरिशमेंट एंड एमेरोलाइजेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना है, आपके लिए यह एक काम है कि क्या यह स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रिसेंटली इन द न्यूज़ विच इज़ नॉट अ ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक्टिविटी ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज़ नहीं है। क्या ट्री प्लांटेशन नहीं है, क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है, क्या मरीन कंजर्वेशन नहीं है, या एयर पॉल्यूशन रिडक्शन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि फिलहाल इसका सही जवाब आएगा हमारे सामने ऑप्शन सी, यानी कि मरीन कंजर्वेशन। क्या आता है, मरीन कंजर्वेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देख लेते हैं, तो रिसेंटली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ ड्राफ्ट्स को नोटिफाई किया है जिनमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रूल्स बताया हुआ है। ठीक है, और इनमें उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म किया है जो कम्प्लीमेंट्स द डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। हमारे स्थानिक कार्बन बाजार के तौर पे कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं और कौन सी एक्टिविटी पे रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में बताया हुआ है। जैसा कि एक्टिविटीज़ में अगर हम देख लें तो ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इको मार्क, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी मरीन कंजर्वेशन दिखेगा नहीं, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगर हम देख लें तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इसके बारे में कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट स्टैटिस्टिकल जर्नल एंड वो फाउंडेड। आपको बताना है कि भारत के प्रथम स्टैटिस्टिकल जर्नल कौन सा था और उनको किन्होंने
फाउंड किया था, उनकी स्थापना किन्होंने की थी? अब आपको पता है कि भारत में हर साल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है। और किनकी याद में? वो नाम है पीसी महालनोबिस के याद में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका योगदान भारत में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहला भी उन्होंने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर है वो गलत कर सकते हैं, और ऑप्शन सी जिसमें गरिमा देवेंद्रनाथ टैगोर लिखा है उसको भी आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने बचता है दो ऑप्शंस जिसमें एक है उन्नत और दूसरा है सांख्य। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के पहले स्टैटिस्टिकल जर्नल का नाम था सांख्य, जिनकी स्थापना की हुई थी पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, देखिए आपका आंसर है ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जैसा कि इंडिया ने हर साल जून 29 को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया हुआ है। किनकी याद में? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? पीसी महालनोबिस, जो भारत के प्लान मैन ऑफ इंडिया के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी है कि भारत में इंजीनियरिंग के बेस पे किनको फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, आपको सही आंसर कमेंट में लिखना है। चलिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि 1931 में पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। कहाँ पे किया थी? कलकत्ता में किया था। ठीक है, साथ ही उन्होंने सांख्य नाम का एक पहला स्टैटिस्टिकल जर्नल की भी स्थापना की थी 1933 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सांख्य। और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वह आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ताम्पालिंग केव लोकेटेड? आपको पता होना चाहिए कि ताम्पालिंग केव कहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो इनका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लाओस में आई है। चलिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह लाओस में आई है तो यह किनके लिए फेमस थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ताम्पालिंग का केव जो है, यह केव फिलहाल इसीलिए चर्चा में थी क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो हमारे मनुष्य के साउथ ईस्ट एशिया में आने के प्रमाण को बताता है। अब जैसा कि आपको पता है, एज पर द डार्विन थियरी, हमारे मनुष्य का सबसे पहला उत्थान अफ्रीका के जंगल में हुआ था। ठीक है, अब अफ्रीका के जंगल से धीरे धीरे सिविलाइज होने के तौर पे हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस केव में ऐसा कुछ एविडेंस मिला है हमें जो बताते हैं कि 1.5 लाख साल से पहले 1,50,000 ईयर्स अगो हमारे ह्यूमन के समकक्ष जो डेनिसोवंस थे वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डेनिसोवंस यानी कि जो फिलहाल होमोसेपियंस है उसी के बेस पे एक अलग से प्रजाति है जो मानव के जैसी ही थी, यानी कि होमोसेपियंस के रिलेटिव थी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं। तो लाओस कहाँ पे आया हुआ है? आप जैसे कि देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, क्योंकि उनको ना तो साउथ चाइना सी में एक्सेस है ना ही इंडियन ओशन में एक्सेस है। ठीक है, अब उनके नेबर्स जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो ईस्टर्न साइड पे उनके नेबर है वियतनाम, वेस्टर्न साइड पे नेबर है म्यांमार और साउथ में है थाईलैंड और कंबोडिया। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम इज गेटिंग बिल्ड अप? आपको बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम, आपको पता होना चाहिए कि लाइट हाउस मतलब जो एक समुंदर किनारा होता है, समुंदर किनारे पे एक बड़ी सी लाइट जो 24 घंटे प्रकाश फैलाती है ताकि दूर से कोई जहाज देख सकता है और अपनी डायरेक्शन उस हिसाब से मोड़ सकता है।
तो आपको बताना है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है। आपके सामने ऑप्शन है चेन्नई, रामेश्वरम, लोथल या मुंद्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लोथल में। अब आपको बता देते हैं इनके बारे में कि भारत के मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने अभी रिव्यू किया है लोथल पे, कौन सी साइट पे, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साइट पे, जहाँ पे क्या बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा यानी कि वर्ल्ड टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम। और यह क्या दिखाना चाहता है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एम है कि डिस्प्ले इंडियाज डाइवर्स मैरीटाइम हिस्ट्री। आपको पता है कि भारत IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही समुंदर में अपनी कैपेसिटी बिल्डअप शो कर चुका है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं तो चोला पीरियड के टाइम पे भी हमारे पास नेवी थी, और उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रिवाइवल महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में हुआ था। ठीक है, तो यह सब दिखाने के लिए हमारे पास सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम बन रहा है लोथल में। ठीक है, अब आपको लोथल के बारे में हम बता दें तो लोथल आया हुआ है सगरवाला विलेज, धोड़का तालुका और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यह एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट का मैप है, जहां पे आप गुजरात में इंडस वैली साइट लोथल को देख सकते हैं। ठीक है, और इनका मतलब लोथल का मतलब स्थानिक यानी कि गुजराती की लैंग्वेज में होता है द माउंट ऑफ द डेड यानी कि लाशों का ढेर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हमें मिले हैं जो बताते हैं कि लोथल में पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करते थे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो आ गए हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। आपको बताना है कि ईडी के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। जी हाँ, यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ऑप्शन बी है, इट एनफोर्स द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी कि यह फेमा को रेगुलेट करता है, एनफोर्स करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है, इट एनफोर्स द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA, यह भी सही है। इट एनफोर्स द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988, यस ये है हमारा आंसर। ऑप्शन डी गलत है। हालांकि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 का नाम का कोई कानून तो है, लेकिन उसको ईडी एनफोर्स नहीं कर रहा है। ईडी सिर्फ दो चीज़ को एनफोर्स कर रहा है, 1999 में आया हुआ फेमा और 2002 में आया हुआ PMLA। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 को कौन एनफोर्स करता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है आपको यह बताना है। कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, क्या यह सही है। दूसरा है, द पोर्ट ऑफ कोचीन इज लोकेटेड ऑन द विलिंगडन आइसलैंड, क्या यह सही है। ऑप्शन 3 है, महाराष्ट्र हैज 3 मेजर पोर्ट, महाराष्ट्र में 3 मेजर पोर्ट है। उसके बाद है 4 नंबर का सेंटेंस, मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि महाराष्ट्र में हमें सिर्फ 2 ही नाम याद आते हैं, एक JNPT आता है और एक मुंबई वाला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस जो है वह गलत है। जैसा ही हम तीसरा सेंटेंस गलत करते हैं, हमारा C और हमारा B गलत साबित होता है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 दोनों जगह पे है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चौथा देख लेते हैं, तो मुंद्रा पोर्ट भारत का मेजर पोर्ट है, सबसे बड़ा किस में, प्राइवेट सेक्टर में। तो ऑप्शन डी जो है यह हमारा सही आंसर है। ठीक है, 1, 2 और 4 हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन
contains provisions of the abolition and creation of legislative council। आपको बताना है कि विधान परिषद को बनाने, एबोलिशन और क्रिएशन, बनाने और बंद करने के लिए कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 169, क्योंकि आर्टिकल 171 में क्या बताया हुआ है? आर्टिकल 171 में बताया हुआ है कि विधान परिषद के जो सभ्य है वो कैसे कैसे चुन के आएंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं आते हैं फ्रेंड्स, वो आते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यह आते हैं आर्टिकल 171 के तहत। इस क्वेश्चन का फिलहाल सही आंसर है आर्टिकल 169। आपको पता है कि आर्टिकल 356 किसके साथ रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इमरजेंसी के साथ। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है वो भी उनके साथ को रिलेट नहीं कर रहा है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 169। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर इज जनरली फाउंड इन। देखिए, ऐसा नए नए शब्द यूपीएससी देख के हमें सरप्राइज कर सकती है। तो फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसा कोई कल्चर जहाँ की आम जनता, मैंगो पीपल अगर हम बोल सकते हैं कि जहाँ की आम जनता को सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि उनके वहाँ पे लोकल इश्यू इतने हाई होते हैं कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में उनको पता नहीं होता है। ऐसी जो कंट्री होती है उस कंट्री का कल्चर हम कैसा कह सकते हैं? पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। तो ऐसा तो आपको पता है कि सिर्फ डेवलपिंग सोसाइटी में से ही दिखने को मिल सकता है, क्योंकि डेवलपिंग सोसाइटी जो फिलहाल बड़े से लेवल पे पॉलिटिकली एंगेज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है डेवलपिंग सोसाइटी। चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। Who among the following British ethnographers launched the Survey of India project in 1860s? आपको बताना है कि सर्वे ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट जब 1860s के तौर के उसके आसपास के समय में शुरू हुआ था, उनको किन्होंने शुरुआत किया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए हंटर, ऑप्शन बी डफरीन, ऑप्शन सी रिस्ले और ऑप्शन डी थर्स्टन। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हंटर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम मिलते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।